देखिए, लास्ट टाइम एक बच्चे की केस हमने आपके साथ शेयर किया था, जहां बच्चे ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी इस फ्लोटर की वजह से। तो उस बच्चे की हमने सर्जरी करी, विट्रेक्टमी, और वो फ्लोटर उसका कम्प्लीटली रिमूव हो गया। और जब हमने नेक्स्ट डे देखा तो वो बहुत खुश था और होपफुली अब वो अपनी पढ़ाई कर रहा है। इस वीडियो के जब हमने कमेंट्स और अपने जो लोग ये वीडियो देखते हैं उनके रिस्पॉन्सेज देखे तो हमें पता लगा कि ये फ्लोटर से काफ़ी लोग परेशान हैं और कुछ पेशेंट्स तो एक लिमिट से ज़्यादा परेशान हैं। मतलब वो इस फ्लोटर को हटाने के लिए कुछ भी करने को राज़ी हैं। तो मुझे ये लगा कि इस फ्लोटर के बारे में एक और डिटेल में आप लोगों से बात करनी चाहिए, जिसमें मेनली हम जो सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं इस फ्लोटर के, सर्जरी के अलावा भी जो और ऑप्शंस हैं वो आपके साथ हम डिस्कस करें, जिससे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए कि भाई इस फ्लोटर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर पवन गुप्ता, कैटरेक्ट और रेटिना स्पेशलिस्ट, आज आपके सामने इसी फ्लोटर के रिलेटेड क्यों ये होता है और क्या क्या इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं बात करेंगे। तो देखिए, ये जो फ्लोटर हैं ये हम सब के अंदर हैं, बट दिक्कत वहाँ होती है कि जिन पेशेंट्स को ये फ्लोटर दिखने शुरू हो जाएं और उनकी लाइफस्टाइल में या उनके काम में ये रुकावट डालने शुरू हो जाएं तो परेशानी हो जाती है। कोई भी आदमी अगर धूप में खड़ा होके या वाइट बैकग्राउंड के आसपास अपने देखेगा तो काले छोटे छोटे धागे से, मच्छर से घूमते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन वो उनको अपनी रूटीन में कोई दिक्कत नहीं करते तो वो भी बॉदर नहीं करते। लेकिन किसी किसी पेशेंट के अंदर ये फ्लोटर उनकी सेंट्रल विजन में आ जाते हैं और वहाँ पर वो पेशेंट जो हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो देखिए, ये होता एग्जैक्टली कैसे होता है। ये हमारी एक आँख का मॉडल है और ये आँख का जो पीछे वाला हिस्सा है, ये हिस्सा खाली नहीं है। इस हिस्से के अंदर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है। मतलब जेली से आप ये समझिए जैसे जो अंडा होता है उसके अंदर जो वाइट पोर्शन होता है, ये सब्सटेंस उसी तरह होता है। और एज के हिसाब से इस सब्सटेंस में चेंज आने शुरू हो जाते हैं। समझने के लिए, जब बच्चा पैदा होता है तो आप ये मानिए कि जैसे आइसक्रीम एकदम जमी हुई होती है तो ये जेली भी एकदम फर्म होती है, एकदम जमी हुई होती है। लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है इस विट्रस जेली के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ये जगह जगह से मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। लेकिन जब ये हिस्सा जो मेल्ट होता है इस जेली का, या उस जेली के अंदर जो चेंजेस आते हैं, वो अगर हमारे पेरिफ्री में रहें, हमारे नज़र वाले हिस्से में नहीं आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर वो जो जेली मेल्ट हो रही है या जो विट्रस जेली के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे सेंट्रल एरिया में आ जाएं, आपके नज़र वाले हिस्से में आ जाएं, तो पेशेंट्स को परेशानी होने लगती है। और काफ़ी पेशेंट्स को इतनी परेशानी होती है कि वो उनके काम के साथ इंटरफेयर करने लग जाती है। अब अगर ये थोड़ा सा और एडवांस स्टेज में चली जाए, ये जेली अपनी जगह से पूरी की पूरी सेपरेट हो जाए, इस कंडीशन को हम बोलते हैं पोस्टीरियर विट्रस डिटैचमेंट या पीवीडी। तो एक काला गुच्छा सा पेशेंट को अपनी आँख के आगे तैरता हुआ, घूमता हुआ दिखाई देना शुरू हो जाता है और पेशेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। तो देखिए, जब ये फ्लोटर पेशेंट्स को आते हैं तो इसमें एक ग्रुप ऑफ पेशेंट तो वो होता है जिनको फर्स्ट टाइम फ्लोटर आए हैं और वो एक रूटीन चेकअप के लिए हमारे पास आते हैं। तो हम उनका एक डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं, जिसमें मेनली ये होता है कि हमने उनका रेटिना देखना होता है कि रेटिना में कोई इशू तो नहीं चल रहा या कोई एसोसिएटेड कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से ये फ्लोटर आए हैं। सेकंड पेशेंट्स, जो ग्रुप ऑफ पेशेंट होते हैं वो होते हैं जो स्पेशली यंग बच्चे, जो 10 जगह अपनी आई का चेकअप करा चुके होते हैं, अपनी मोटी मोटी फाइलें लेके घूम रहे होते हैं और पिछले 2 साल 5 साल से वो परेशान होते हैं और वो आके ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब अब इस फ्लोटर को किसी भी तरीके से आप मेरा ठीक कीजिए, क्योंकि इस फ्लोटर की वजह से मैं अपनी रूटीन लाइफ नहीं लीड कर पा रहा, मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, मेरे ये काम धंधे के ऊपर फ़र्क डाल रहा है। तो देखिए, इसमें हम आपको ये बताएं कि फ़्लोटर के काफ़ी सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस ग्रेड के फ़्लोटर हैं। तो सबसे पहले इसमें आप ये मान लीजिए कि माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, 3 कैटेगरी के अंदर हम इनको ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइड करते हैं। तो माइल्ड फ्लोटर वो हुए जहाँ पे पेशेंट को एक दो फ्लोटर इधर उधर दिखाई देते हैं, और वो भी स्पेशली जब वो ब्राइट लाइट जैसे धूप में गए या कोई वाइट बैकग्राउंड हुआ
तो वहाँ पे उनको वो फ्लोटर दिखाई देते हैं और उनको मेनली इसमें अपनी रूटीन एक्टिविटी में पेशेंट्स को कोई परेशानी नहीं आ रही होती। वो कहते हैं कि भाई ये डिस्टर्ब तो हमें करते हैं बट हम इनको इग्नोर कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम पेशेंट्स को मेनली ये एडवाइस करते हैं कि भाई बेस्ट है आपके लिए आप इन्हें इग्नोर कीजिए और अपना जो काम है उस पर फोकस कीजिए। सेकंड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको वो कहते हैं कि भाई हम इग्नोर तो कर सकते हैं बट फिर हमारा जो काम है उसके ऊपर फोकस नहीं बनता, ये हमें इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उन पेशेंट्स के लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे पहला और जो आसान है वो है विटामिन सप्लीमेंट्स। तो इसमें कुछ तरीके के विटामिन सप्लीमेंट्स आते हैं और वो मार्केट में अवेलेबल हैं जो पेशेंट्स ले सकते हैं। स्पेशली इसमें काफ़ी लोग सजेस्ट करते हैं कि पाइनएप्पल से उनको हेल्प मिली है, बट ये जो विटामिन सप्लीमेंट है या जो आपके डाइटरी चेंजेस हैं उनसे जो इफ़ेक्ट आता है ट्रीटमेंट का वो काफ़ी लेट आता है। मतलब आप कम से कम ये मान के चलिए कि वो ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट आने में 4 से 6 महीने का टाइम लगता है और ज़रूरी नहीं है कि वो हर पेशेंट्स में उतना इफ़ेक्टिव हो, लेकिन हाँ 20 to 30% ऑफ पेशेंट्स के अंदर ये डाइटरी मॉडिफिकेशन करके या विटामिन सप्लीमेंट दे के थोड़ी बहुत हेल्प ली जा सकती है। सेकंड पेशेंट्स के लिए ये है कि आगे पूछते हैं सर कोई आई ड्रॉप लिख दीजिए जिससे ये मेरे फ्लोटर कम हो जाएं। तो इसमें फ्रैंकली ये है कि भाई फ्लोटर के लिए कोई आई ड्रॉप नहीं है, लेकिन कई पेशेंट्स में हमने देखा है कि अगर हम उनका ओवरऑल कंट्रास्ट हल्का सा कम कर दें तो उनको ये फ्लोटर उतने बॉदर नहीं करते। तो उसमें लो डोज एट्रोपिन एक दवाई है जो किसी किसी पेशेंट में काम करती है, ये हर पेशेंट में काम नहीं करती और ना इस दवाई को सेल्फ मेडिकेट करना है। ये नहीं कि हमने अब दवाई का नाम आपको बता दिया है तो आप इसको डालनी शुरू कर दें। ये हर पेशेंट की नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि किस पेशेंट को कितना बेनिफिट होगा। थर्ड पेशेंट हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है कि जहाँ पर पेशेंट जिस कंप्लेन के साथ आता है कि डॉक्टर साहब मेरा इस पे काम धंधे पे फ़र्क पड़ रहा है और मैं अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, तो वहाँ पर हमें एक पहला पेशेंट को पूरा इवेलुएट करना पड़ता है कि भाई फ्लोटर के अलावा कोई और दिक्कत तो नहीं है आँख के अंदर, फ्लोटर के अलावा उसकी विज़न पूरी है, फील्ड ऑफ विज़न पूरा है। तो ये सारे पैरामीटर्स हम पहले उसके इवेलुएट करते हैं बिफोर डिसाइडिंग कि भाई उसको क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन हमने एडवाइस करनी है। तो उसमें पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन आता है लेज़र विट्रियोलाइसिस, यानी कि एक याग लेज़र की मदद से आपका जो फ्लोटर घूम रहा है उसको हम लेज़र से ट्रीट करते हैं और उस लेज़र का फ्लोटर का जो साइज़ है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जानने की ये है कि किसी किसी पेशेंट में एक से ज़्यादा सेटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है लेज़र करने के लिए। सेकंड, ये फ्लोटर जाता कहीं नहीं है, साइज़ बड़ा होता है तो हम लेज़र से उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी होप कि भाई ये धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाएगा या एब्जॉर्ब हो जाएगा और पेशेंट्स को उतना बॉदर नहीं करेगा। बट कुछ पेशेंट में होता है कि लेज़र विट्रियोलाइसिस से भी उनको बेनिफिट नहीं होता, पहली चीज़। दूसरी इसमें ये कि लेज़र विट्रियोलाइसिस के भी अपने थोड़े बहुत रिस्क होते हैं, तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि पेशेंट के अंदर कोई एडिशनल रिस्क तो नहीं ऐड हो जाएगा इस लेज़र विट्रियोलाइसिस से। लेकिन अगर पेशेंट को हमें ये लगता है कि भाई ये लेज़र विट्रियोलाइसिस के लिए फ़िट नहीं है, तो फाइनल जो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है उसको हम कहते हैं विट्रेक्टमी। और आज की डेट में ये जो विट्रेक्टमी है इसको हम एक लेटेस्ट टेक्निक हाइपरविट टेक्निक से कर रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारा कट रेट है वो 20,000 तक चला जाता है। और इस टेक्निक का एडवांटेज ये है कि इससे जो रेटिना को रिस्क है सर्जरी का वो काफ़ी कम हो जाता है। तो देखिए विट्रेक्टमी में या हाइपरविट टेक्निक में हम करते क्या हैं, इसकी एक पेशेंट की केस स्टोरी हमने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है। लेकिन विट्रेक्टमी में हम जो आपका फ्लोटर है वो हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बिकॉज इसमें हम अलग अलग एंगल्स से आँख के अंदर लाइट डाल सकते हैं तो वो फ्लोटर हमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। सेकंड, इसमें जिस टेक्निक से हम ये सर्जरी करते हैं उसमें हम पेशेंट की जो आँख की मूवमेंट है, जो सेंसेशन है थोड़ी बहुत, वो इंटैक्ट रखते हैं और ड्यूरिंग सर्जरी पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि भाई आपके फ्लोटर अब पूरी तरह गए कि नहीं गए।
और पेशेंट हमें काफ़ी केसेस में गाइड करता है कि डॉक्टर साहब अभी उधर एक मुझे फ्लोटर और दिख रहा है, तो उसमें थोड़ा सा हम पेशेंट के हिसाब से भी सर्जरी को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये हम जब करते हैं जब हम एक्चुअल में सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं। थर्ड इसमें ये है कि भाई फ्लोटर आपके ऑलमोस्ट पूरी तरीके से चले जाते हैं, इसमें डिसइंटीग्रेट वगैरह नहीं करते, हम पूरा का पूरा आपकी जो जेली है और जो फ्लोटर है वो सारा रिमूव कर देते हैं। तो ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ फ्लोटर आपके जो हैं वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाते हैं। बट इस प्रोसीजर को पेशेंट्स मतलब ये नहीं समझें कि ये भाई हमने करा लिया और ये कहीं पे भी जाके हम करा सकते हैं। ये बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर है और इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा लोग करते भी नहीं हैं, ना आपको ये एडवाइस करते हैं, बिकॉज ज़्यादातर आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स यही कहते हैं कि भाई इसको आप इग्नोर करो फ्लोटर को। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर ये फ्लोटर से पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ लीड नहीं कर पा रहा, तो हम पेशेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि आप इग्नोर करो, हमें उसको जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो हमें वो पेशेंट को प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये विट्रेक्टमी जो आपने करानी है, ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस सर्जन जो इस प्रोसीजर को रेगुलरली करते हैं उन्हीं से करानी है, जिससे ड्यूरिंग सर्जरी आपको कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई रिस्क ना हो। बट हर प्रोसीजर का कुछ ना कुछ रिस्क होता है, तो ऐसे ही इस फ्लोटर के लिए जो हम विट्रेक्टमी करते हैं, इसमें जो मेन रिस्क, जो मेरे हिसाब से एक मेन रिस्क है, वो होता है रेटिनल डिटैचमेंट का। और ये रेटिनल डिटैचमेंट का जो रिस्क है ये 1 to 2% है, यानी कि अगर हम 100 लोगों का ऑपरेशन करें तो किसी एक या दो को दिक्कत आ जाती है। तो इसी रिस्क को कम करने के लिए एक तो हम पहले पूरी अच्छी तरह स्क्रीनिंग करते हैं और काफ़ी पेशेंट्स को हम इमीडिएटली सर्जरी भी नहीं एडवाइस करते। अगर उनके रेटिना में हमें कोई वीक स्पॉट या कुछ दिखता है तो पहले हम उसको ट्रीट करते हैं और फिर उसकी सर्जरी 3 महीने 6 महीने बाद करते हैं। सेकंड, एट द एंड ऑफ द सर्जरी हम रेटिना को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं, इसलिए कि भाई फ्यूचर में इस बच्चे को या पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए ये रेटिनल डिटैचमेंट वाली, तो ये ट्रीटेबल है और इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका इलाज नहीं है। तो ये सारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने फ्लोटर के रिगार्डिंग के उसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करी। और मेरी जितने भी ये फ्लोटर के जो पेशेंट्स हैं उनसे एक यही रिक्वेस्ट है कि भाई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप अपने फ्लोटर्स को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं तो एक एक्सट्रीम स्टेप की तरफ ना सोचें, इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है और हम हर पेशेंट के लिए अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि उनके ये फ्लोटर ख़त्म हो जाएं और वो अपनी रूटीन लाइफ कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।